जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरिट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं साथियों आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में हम देखते हैं कि गणित में त्रुटियों के बारे में क्या बताया गया है। तो गणित में त्रुटियों की भूमिका क्या होती है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का हिस्सा होती हैं। त्रुटि त्रुटि का पहले अर्थ जान लेते हैं कि त्रुटि का अर्थ जो होता है वो गलती करने से होता है। अगर बालक कोई गलती कर रहा है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सिखाना चाहिए कि जैसे बालक उस प्रकार की गलती फिर से ना करे। तो उसके लिए हमें ये बताया गया है कि त्रुटियां जो होती है वो अधिगम का हिस्सा है। अगर बालक गलती कर रहा है तो वह लर्निंग का एक पार्ट होता है। तो त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया गया कि त्रुटियां गणित सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की समझ या सोच को दर्शाती हैं और इस प्रकार इस बारे में विचार देती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं। त्रुटियां जो गलती करना है वो यह सिखाता है कि बच्चों की समझ कैसी है और किस प्रकार की है, और बच्चे ने गणित की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो कितना बेहतर सीखा है। इसके बारे में जब बालक त्रुटि करता है तभी पता चल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि त्रुटियां किसी सिद्धांत में उलझी हुई सोच को प्रदर्शित करती हैं। त्रुटियां जो होती हैं वो किसी उलझी हुई सोच, मतलब आपके सिद्धांत जो दिया गया है उस सिद्धांत में उनकी सोच को बताता है। उनकी जो उलझी हुई सोच है, उनकी जो थॉट्स है, उसको बताने का काम करता है या प्रदर्शित करता है। त्रुटियां जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। त्रुटियां जो होती हैं वह किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का एक मूल्यवान स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है, जिससे गणित शिक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब गलती करना एक मूल्यवान स्रोत होता है। मतलब इसे हम जान सकते हैं कि बालक कहाँ पे गलती कर रहा है, जिससे हम बालक के शिक्षण, गणित के शिक्षण में हम सुधार कर सकते हैं और उसे हम बेहतर बना सकते हैं। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की विचार प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की विचार प्रक्रिया, मतलब यह टीचर के लिए भी बहुत बड़ा यूजफुल होता है, जिससे टीचर स्टूडेंट के बारे में उनके विचार को समझ पाता है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरीके का विचार कर रहा है, किस कमी के कारण इसमें त्रुटि हो पाया और क्यों, क्या गलती करके उसने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। इन सब के बारे में जान जाता है एक शिक्षक, तो वो त्रुटि के ही माध्यम से जानता है। त्रुटियां शिक्षार्थी की चिंतन प्रक्रिया को दर्शाता है। त्रुटि जो होता है वह विद्यार्थी के चिंतन प्रक्रिया को भी दर्शाता है कि बच्चे कैसे क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, किस लेवल की उनके अंदर मतलब विचार भावनाएं पाई जा रही हैं, कितना चिंतन मनन कर पा रहे हैं। इन सबकी जानकारी हमें त्रुटियों से ही प्राप्त होता है। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती हैं। त्रुटि गलती जो होती है वो गणित के भ्रांति, मतलब गणित की जो भ्रम वाली भावनाएं फैली हैं उसके बारे में अंतर्निहित दृष्टि देती है, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। त्रुटियां शिक्षकों के लिए छात्रों की गलत धारणाओं को जानने और उन्हें दूर करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। गलती जो होता है या त्रुटि जो होता है वो छात्रों की गलत धारणा, अगर छात्र किसी चीज का गलत धारणा बना लिए हैं, जैसे होता है ना कुछ सिद्धांत दिए होते, कुछ नियम दिए होते हैं, तो शिक्षार्थी जो होते हैं वो उसके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। तो उस गलत धारणा को दूर करने के बारे में भी शिक्षक को एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है त्रुटि के माध्यम से। गणित को दोष देने के बजाय हमें गणित को दोष नहीं देना है कि गणित बहुत कठिन विषय है इसलिए लोग सीख नहीं सकते, गणित ऐसा विषय है और गणित में लड़कियां कमजोर होती है, ऐसा कोई हमें दोष वगैरह नहीं देना है। इन छात्रों के गलत धारणाओं को सुधारने के कदम के रूप में लिया जाना चाहिए। त्रुटि को हमें दोष देने के बजाय इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि छात्र कहाँ पे गलती कर रहे हैं और छात्र जहाँ गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है त्रुटियां यह जानने में मदद करती हैं कि शिक्षार्थी ने किस समझ या विचार का प्रयोग किया है। किसी भी प्रकार की अगर बालक गलती कर रहे हैं तो हमें यह जानने में मदद मिलता है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, वह कहाँ पे
और किस लेवल का वो विचार कर रहे हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है तथा विषय को कितनी अच्छी तरीके से सीख पाए हैं इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि बालक जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उस विषय की वो कितनी समझ रखते हैं और कितना समझ पाए, जो हमने उनको लर्निंग कराया, इस सब के बारे में भी हमें त्रुटियों से ही पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बालक के द्वारा गणित में की गई त्रुटियों के आधार पर अध्यापक अध्यापिका को अपनी कक्षाओं को संचालित करने, अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करने तथा कक्षाओं के आयोजन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। देखिए, त्रुटि जो होता है वह त्रुटियों के आधार पे मतलब अध्यापक अध्यापिका को कक्षा संचालित, मतलब त्रुटियों के आधार पे ही कोई भी अध्यापक हो या अध्यापिका हो अपने कक्षा का संचालन अच्छा कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है। कहने का सेंस ये है कि अगर क्लास में बालक गलती कर रहा है तो अध्यापक को पता होता है कि वह गलती किस लेवल की कर रहे हैं, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो अध्यापक होता है उस हिसाब से अपने कक्षा का संचालन करता है ताकि बालक सीख सके। और साथ ही साथ अगर बालक किसी एक तरीके से नहीं सीख पा रहा है और वो जिस तरीके को मतलब अध्यापक ने बालक को सिखाया, अगर उसके बावजूद वह गलती कर रहा है तो बालक क्या करता है कि अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही बदलाव करने की कोशिश करता है कि हम इस मेथड से नहीं दूसरे मेथड से बताते ताकि बालक सही कर सके क्वेश्चन को। तब कक्षाओं के आयोजन में मार्गदर्शन प्रदान करता है और त्रुटि के माध्यम से ही एक अध्यापक को कक्षा का संचालन मार्गदर्शन करने का प्रेरणा भी हमें त्रुटि के माध्यम से ही मिलता है। सो साथियों, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए साथियों, अब देखते हैं हम लोग त्रुटियों के प्रकार। क्या देखते हैं? त्रुटियों के प्रकार की गलतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। एक है लापरवाह त्रुटि, दूसरा है गणना संबंधी त्रुटि, तीसरा है अवधारणात्मक त्रुटि। क्या है? पहला लापरवाह त्रुटि, गणना संबंधी त्रुटि, नेक्स्ट है तीसरा अवधारणात्मक त्रुटि। अब हम देखते हैं कि लापरवाह त्रुटि में क्या है, गणना संबंधी त्रुटि में क्या है और अवधारणात्मक त्रुटि में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लापरवाह त्रुटि। लापरवाह त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि प्रायः तब होती है जब बच्चे जल्दबाजी में कोई कार्य कर रहे होते हैं। इस प्रकार की त्रुटि, लापरवाह त्रुटि कब होती है? जब बच्चे कोई भी कार्य बहुत जल्दबाजी में करते हैं, जल्दबाजी और हड़बड़ी के माध्यम से वो गलती कर जाते हैं, तो उसे हम लापरवाह त्रुटि कहेंगे। हैं, या वे ध्यान नहीं देते हैं या तेजी से कार्य को करते हैं या करने का प्रयास करते हैं और कुछ आंकड़ों को भूलवश छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम लापरवाह त्रुटि कहते हैं। यह स्वभावगत दोष के कारण होता है। कुल मिलाकर कहने का सेंस ये है कि आपका लापरवाह त्रुटि जो होता है, आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं या और बहुत ध्यान से नहीं कर रहे हैं और कोई डाटा आपके सामने है तो उसको बहुत जल्दी लिख रहे हैं तो उसमें डाटा मिसिंग कर दे रहे हैं आप। तो इस प्रकार के स्वभाव आपके अंदर जब मतलब आप इस प्रकार के स्वभाव के कारण गलतियां कर रहे हैं तो इस गलती को हम लापरवाह त्रुटि के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं गणना संबंधी त्रुटि क्या होती है। गणना संबंधी त्रुटि क्या है? किसी समस्या को कॉपी करने में गलत तथ्य आंकड़ा को नोट करने। मतलब आपको कोई डाटा दे दिया गया कि आप इस डाटा को कॉपी कर दो। जैसे होता है ना कि आपको डाटा मिला है, उसे आप एक जगह रजिस्टर में नोट डाउन कर दो। तो आप वो काम कर रहे हो तो आप उस आंकड़े को कहीं ना कहीं गलत कर देना, नंबर गलत लिख लेना, जैसे 83 को 38 लिख देना। आप डाटा फिल कर रहे हैं तो डाटा फिल करते समय आपका मतलब होता है ना कि आप फिल करते समय ध्यान नहीं दे रहे हैं और जैसे 83 को उसने 38 लिख दिया, तो इस प्रकार की गलती आप कर सकते हैं। मान लीजिए 45 को आपने 54 लिख दिया, तो इस प्रकार की स्वाभाविक गलती आप कर रहे हैं। तो ये होता है लापरवाह त्रुटि के उदाहरण। जल्दबाजी में कोई संकेत छोड़ देना और आपने जल्दी गणना करते समय कोई संकेत आप छोड़ दे रहे हैं और खराब लिखावट के कारण भी, मतलब आपने कोई अक्षर बहुत साफ स्पष्ट में नहीं लिखा है तो भी कहीं ना कहीं वो लापरवाह त्रुटि का कारण हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे आप 6 9 लिख रहे हैं तो इसे में आप ऐसे लिख दीजिए कि
समझ ही ना आए, वही होता है, ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए। अब इंसान अगला ना समझ पाए कि ये 0 है कि 9 है, उसे समझ ही नहीं आए, तो वही होता है ना कि आपकी त्रुटि के कारण ही, गलत लापरवाह या खराब लिखावट के कारण जो त्रुटियां पाई जा रही है वो लापरवाह त्रुटि के उदाहरण थे। अब देखते हैं हम लोग गणना संबंधी त्रुटि। गणना संबंधी त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि प्रायः तब होती है जब बालक गणना करते समय ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार की त्रुटि तब होती है जब बालक गणना कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, सॉरी, उस समय वह ध्यान नहीं देता है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से जोड़े गए, घटाए गए, गुणा किए गए या भाग किए गए प्रक्रिया से है। देखिए, गणना संबंधी त्रुटि ये होता है कि अगर आपके पास डाटा है, उसका कैलकुलेशन करना है, जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है, मल्टी जो भी है, सारी प्रोसेस करनी है आपको, तो आप उस प्रक्रिया में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको जोड़ करना है, जोड़ करते करते कहीं आप मिस करके घटाना कर दे रहे हैं, तो ये सब प्रकार की जो गलतियां होती हैं वो आपको गणना संबंधी त्रुटि में जाती है। इस प्रकार की त्रुटि को कार्य विधिक त्रुटि भी कहा जाता है। इसे हम कार्य विधिक त्रुटि भी कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि का सबसे बड़ा दोष यह है कि विशेष चरणों वाले समाधान में किसी भी एक चरण में गणना से है और अंतिम चरण से है। मतलब जो आपका गणना संबंधी त्रुटि होता है वह अंतिम चरण का त्रुटि होता है। मतलब कहने का सेंस यह है कि आप जब इस प्रकार के कैलकुलेशन मेथड का यूज करें, उसमें आप कोई भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये गणना संबंधी त्रुटि होता है। तो हम आगे देखते हैं कि त्रुटियों को दूर करने का उपाय क्या है। अगर हमसे त्रुटि हो रही है, बालक से त्रुटि हो रही है, तो उन्हें हम दूर कैसे करें, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में हम अब देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको कि गणित की उपयोगिता के बारे में छात्रों को जानकारी देना। सबसे पहले गणित की क्या उपयोगिता है इसके बारे में छात्रों को आप जानकारी दो, तब बालक त्रुटि करने से बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को गणित विषय के प्रति जागरूक बनाना। आप अगर स्टूडेंट को गणित के प्रति जागरूक बना रहे हैं तो वो उसमें रुचि लेकर सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शिक्षण विधियों या तरीकों का ज्ञान कराकर सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार या तरीकों से ज्ञान कराइए ताकि बालक कोई भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो, या मतलब आप उसे प्रोत्साहन देंगे तो बालक कोई ना कोई मतलब कार्य करना सीखेगा। फिर क्या है कि दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को प्रस्तुत करना। आप बच्चों के दैनिक जीवन, जो उनके रियल लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, उनसे रिलेटेड चीजें प्रस्तुत करिए और उन्हें करने को दीजिए। तब उससे बालक जो होता है वो उसे उनकी जो संबंध में समस्याएं रहेंगी तो वो उसे हल करने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करें। आप बालक से जब चर्चा का विषय रख रहे हैं तो आप खुले सिरे वाले ही क्वेश्चन करिएगा। ये नहीं कि बंद अंत वाले क्वेश्चन कर दे और हर एक बालक का एक ही जवाब हो, तो इससे बालक कुछ नहीं सीखेगा। तो जब आप खुले सिरे वाले सीखेंगे तो हर एक बालक का अपना अपना उत्तर होगा, तो जिससे बालक एक दूसरे का रिलेट करके अपना कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक समृद्ध गणित वातावरण प्रदान करना जो उन्हें अवधारणा की गहरी समझ की ओर ले जाए। मतलब एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करो जिसमें गणित की ही बातें, गणित की ही चर्चा हो, तभी जाके बालक के अंदर बालक के जो गणित के प्रति अवधारणा है उसकी एक गहरी समझ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों में सुधार करना। और आप अपनी शिक्षण विधि में सुधार करिए तो भी बालक त्रुटि करने से बच सकता है। छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना तथा उन्हें अभ्यास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। मतलब छात्र जो होते हैं, अगर हमें त्रुटि को दूर करना है तो सबसे पहले छात्रों की सहभागिता जो हो वो सक्रिय होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग बच्चे हो और सीखने की कोशिश ना करें, उनको सक्रियता, एक्टिव बालकों का सहभागिता तैयार करिए, समूह तैयार करिए और उन्हें अभ्यास दीजिए और अभ्यास दीजिए कि वो अधिक से अधिक करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग करें, ये नहीं कि रोट लर्निंग का प्रयोग करें। लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग करके वो अधिक से अधिक अवसर देने की कोशिश करिए, तब बालक सीखेगा। तो इस प्रकार से वो गलती करने से बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवधारणा के अधिगम के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। मतलब जो गणित की कॉन्सेप्ट है
उसके लर्निंग के लिए आप उसे रियल लाइफ व्यवहारिक जो उसका व्यवहारिक का अवसर है, व्यवहारिक का अनुभव है, उस आधार पे आप उन्हें प्रस्तुत करिए, तो भी बालक त्रुटि करने से बचेगा। जोड़ तोड़ की भूमिका का प्रयोग करना है। जब बालक को आप क्वेश्चन या मेथड जो भी बता रहे हैं तो आप उन्हें बालक को विश्लेषण विधि का प्रयोग करिए, मतलब तोड़ तोड़ कर करना सीखे। तोड़ तोड़ कर मतलब कोई भी चीज सीखे, इस पर ज्यादा जोर दें आप, तो भी बालक यहाँ से त्रुटि करने से बच सकते हैं। खेल विधि, मनोरंजनात्मक उपागम खोज विधि का उपयोग, मनोरंजन उपागम खोज विधि का उपयोग करना जिससे सीखने के पर्याप्त अवसर मिल सके। आप गणित शिक्षण करा रहे हैं तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए जो आप लर्निंग कराने जा रहे हैं वो खेल विधि पर आधारित हो, साथ ही साथ वो मनोरंजनात्मक भी हो और खोज विधि पर भी आधारित हो, ताकि बालक खेले भी, मनोरंजन भी करे और वो कुछ न कुछ नया खोजे भी। तो जब इस प्रकार की आप लर्निंग कराएंगे बालक को, तो बालक इससे ऑफकोर्स बेहतर सीखेगा तो वो गलती करने से बच जाएगा। वही है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को स्वयं उनके उत्तरों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप छात्रों को इस काबिल बनाइए और बोलिए कि आप खुद से अपने उत्तर की जांच करो, तब वो बालक अपना खुद से जब एनालिसिस करेगा तो वहां भी वो अपनी त्रुटियों में सुधार कर पाएगा और अपनी कमियों को जानेगा, तो ऑफकोर्स दोबारा से उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। तो ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रेरक कहानी, गणितीय खेल, पैटर्न आदि के माध्यम से छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। मतलब एक टीचर का दायित्व तो ये है, ये ऑफकोर्स टीचर के लिए है, टीचर का दायित्व तो ये है कि जब आप गणित शिक्षण कराने जा रहे हो तो आपका ये तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले उसे गणित को कहानी मेथड का भी प्रयोग करें, साथ ही साथ उसमें खेल भी इंक्लूड करें, और जो भी पैटर्न के माध्यम से आप गणित पढ़ाने जा रहे हैं आपका ये मतलब आपका पूरा कोशिश ये रहना चाहिए कि बालक उसमें इंजॉय के साथ सीखे और सीख कर उसे अपने रियल लाइफ में यूज भी कर सके, और जिससे बालक का एक आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर वो डेली लाइफ में अपना यूज भी कर पा रहा है और आप जो सिखा रहे हैं उसे खेल के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से सीख रहा है, तो आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, डेवलप बढ़ता जाएगा। और जैसे बालक का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो वो गलती करने से बच जाएगा। तो यही थी गलती या त्रुटि को दूर करने के उपाय। ये है पॉइंट, आप पॉइंटों को देख लीजिए और अच्छे से सारी चीज़ों को देख लीजिएगा कि त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के प्रकार क्या है और त्रुटि के दूर करने का उपाय क्या क्या है। इन सब सारे चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। शीटेड में 1 से 2 क्वेश्चन आपको लगभग मिल ही जाएगा, 2 या 3 भी मिल सकते हैं। तो साथियों ये आपके 2 से 3 मार्क्स जरूर दिलाएंगे, तो आप इन्हें जरूर से जरूर देखिएगा। अगर पढ़ाना अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।